फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्लाज्मिड। मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो का लिंक मेंशन करा हुआ है, तो आप उसमें क्लोनिंग फैक्टर के बारे में, क्लोनिंग फैक्टर की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में आप देख सकते हैं। उसमें मैंने जनरल प्रॉपर्टीज मेंशन करी हैं क्लोनिंग फैक्टर की। तो हम यहाँ पर आज फर्स्ट प्लाज्मिड पढ़ेंगे, जो फर्स्टली डिस्क्राइब करा गया था प्लाज्मिड PBr322। ठीक है, PBr322। इसको जो फॉर्म करा है वो साइंटिस्ट थे बॉलिवर एंड रॉड्रिगुस। 1977 में फॉर्म करा गया था। इसमें PBr का मतलब क्या होता है? P स्टैंड करता है प्लाज्मिड को, और B स्टैंड हो गया बॉलिवर, जो साइंटिस्ट के नाम है। B इसमें P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलिवर एंड R फॉर द रॉड्रिगुस। ठीक है, और जो 322 होता है ये इसका वेट होता है, किलोबाइट में इसका वेट होता है। तो इसमें जो है किसी भी प्लाज्मिड में जो नेम मेंशन होता है वो उसके लास्ट के जो 2 लेटर्स हैं वो उसके साइंटिस्ट के होते हैं। तो ये इसका वेट कितना है? 322 है। अब हम यहाँ पे, जैसे आप लास्ट वीडियो आप मेरी देखोगे तो उसमें आपको क्लोनिंग वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन करी हुई है मैंने। तो अब हम उन प्रॉपर्टीज को लेकर इस प्लाज्मिड को डिस्क्राइब करेंगे कि इस प्लाज्मिड में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और वो किस तरीके से वर्क करती हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लाज्मिड ड्रॉ करा हुआ है। तो इस प्लाज्मिड में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन करे हैं मैंने। देखिए, ब्लू डॉटेड वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये ORI पॉइंट है। ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कोई भी प्लाज्मिड, कोई भी वेक्टर जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी रखता है। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ORI। इंपॉर्टेंट है ORI। इसके दो जो है इंपॉर्टेंस पूछी जाती है, या दो इसका वर्क पूछा जाता है। तो इसमें फर्स्ट इसका वर्क हो गया रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिकेशन ऑफ रेप्लिकेशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिकेटिंग रेप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेट करता है ये। सेकंड इसमें इसका फंक्शन आता है, ये जो है ORI जो है ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA। कॉपी नंबर मतलब नंबर ऑफ सेल्स, है ना, नंबर ऑफ कॉपीज प्रेजेंट इन अ सेल। एक सेल में कितनी कॉपीज प्रेजेंट हैं DNA की, उसको जो है ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। वो हमारा कॉपी नंबर होता है। तो दो इसके फंक्शन हो गए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिकेटिंग रेप्लिकेशन एंड सेकेंड वन इज द कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA। तो ORI जो है, ORI मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI का मतलब क्या है? O फॉर ओरिजिन और RI से मीनिंग होता है रेप्लिकेशन। तो ORI का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से कि रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है। रेप्लिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम इट्स ओन, मतलब कि अपने आप DNA जो अपने आप को फॉर्म करता है वो प्रोसेस कहलाता है रेप्लिकेशन। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट मेंशन हो रहा है ORI, तो ये इसका फंक्शन क्या हुआ? ये क्या चीज है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहां से रेप्लिकेट होना कोई प्लाज्मिड क्या करेगा? ये स्टार्ट करेगा। ये मैंने PBr322 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा हुआ है। ठीक है, तो प्लाज्मिड जो है ये PBr, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो यहाँ पर मेंशन है। तो ये यहाँ से क्या करेगा? रेप्लिकेट होना स्टार्ट करता है, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल DNA को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। तो ये और ORI पॉइंट यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और दूसरा फंक्शन क्या हो गया इसका? ये कॉपी नंबर्स को कंट्रोल करता है। अब हम इसका सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड इसका कैरेक्टर लेते हैं, वो होता है इसमें रॉक। तो रॉक जो होता है वो क्या होता है? ये प्रोटीन्स के लिए इन्वॉल्व होता है। जो प्रोटीन्स रेप्लिकेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं उनको ये क्या करता है? कोड करता है, ROP, दैट इज। ठीक है, तो ये क्या करता है?
code for protein which is used for replication. रेप्लिकेशन प्रोसेस में जो प्रोटीन्स यूज होते हैं उनको कोड करता है ये रॉक। जो ये ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ये रॉक पॉइंट है, आरओपी रॉक, जो प्रोटीन को कोड करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, जो रेप्लिकेशन में यूज होते हैं। फिर इसके बाद इसमें जो है थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है वो आ गई इसमें रिकॉग्नाइजेशन साइट। ठीक है, तो रिकॉग्नाइजेशन साइट जो होती हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट जो है वो क्या करती हैं कि जिसमें कि क्या हो रहे हैं, डिफरेंट एंजाइम्स यूज हो रहे हैं किसके लिए, डीएनए के सेगमेंट को कट करने के लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे PVU सेकंड है, PST1, PVU1, EcoR1, CLEV1, HIN थर्ड, BAMH1 और SAL1। तो इस तरीके के डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैं जो प्लाज्मिड में जहां पर जो उनके सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन सेगमेंट्स पे ही क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उन साइट्स, उन एंजाइम्स के थ्रू हम इन सेगमेंट्स को कट करा सकते हैं। यानी कि जैसे सपोज करो हमको ये वाला सेगमेंट चाहिए, ठीक है, दिस वन, ये वाला सेगमेंट चाहिए, तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, PST1। तो ये PST1 एंजाइम, ये तो प्लाज्मिड है, वेक्टर है, ये क्या कर रहा है, जीन को कैरी करके होस्ट तक लेकर जाएगा। तो जो हमें फॉरेन डीएनए चाहिए उस फॉरेन डीएनए में हम इसी एंजाइम को लेकर उसका वो सेगमेंट लेंगे और उस सेगमेंट को कट कराकर इस प्लाज्मिड इस एंजाइम से यहाँ पे ये कट कराएंगे, ये वाला सेगमेंट रिमूव कर देंगे और जो फॉरेन डीएनए का सेगमेंट होगा वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, अटैच्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया और फिर ये लेकर किस में जाएगा, होस्ट के पास। ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होती हैं, पर्टिकुलर प्लाज्मिड में पर्टिकुलर रिकॉग्नाइजेशन साइट होती हैं। उन सेगमेंट को, उन साइट्स को कौन कट करेगा, पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। ये एंजाइम्स इस प्लाज्मिड में अवेलेबल हैं जो इन साइट्स को क्या कराते हैं, कट कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसमें रिकॉग्नाइजेशन साइट। तो यानी कि हमने यहाँ पे अभी 3 प्रॉपर्टी देखी, ORI, रॉक और रिकॉग्नाइजेशन साइट। अब इसमें 4th प्रॉपर्टी आती है सिलेक्टेबल मार्कर। तो सिलेक्टेबल मार्कर से मीनिंग क्या निकल रहा है, सिलेक्टेबल मार्कर हुए, सिलेक्टेबल मार्कर मतलब जो किसी चीज को क्या कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, है ना। मार्क करने से मतलब कि किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो यूजफुल है या नहीं है, किसी भी बेसिस पे हम ले सकते हैं। अगर हम सिलेक्टेबल मार्कर बोल रहे हैं या इंडिकेटर बोल रहे हैं तो इंडिकेटर का काम क्या है, किसी चीज को इंडिकेट करना। सिलेक्टेबल मार्कर का काम क्या हो गया, किसी कैरेक्टर के बेसिस पे किसी चीज को सिलेक्ट करना, है ना। तो सिलेक्ट करने के लिए वो आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, वो मार्क कर रहा है, तो इसलिए हमने नाम दिया उसको सिलेक्टेबल मार्कर। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 सिलेक्टेबल मार्कर हैं, एम्फिसिलीन और टेट्रासाइक्लिन। ये एंटीबायोटिक होते हैं, एम्फिसिलीन रेसिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस। तो अब इसमें हम 4th प्रॉपर्टी ले रहे हैं सिलेक्टेबल मार्कर। तो सिलेक्टेबल मार्कर ये देखिए आप यहाँ पे एम्फिसिलीन और टेट्रासाइक्लिन 2 सिलेक्टेबल मार्कर हैं। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि सिलेक्ट करना, किसी कैरेक्टर को लेकर ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट करके उनको मार्क आउट कर रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है वो कैरेक्टर अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिलेक्टेबल मार्कर क्या कर रहा है, हेल्प टू सिलेक्ट द होस्ट सेल which contain the transformant and eliminate the non transformant। ट्रांसफॉर्मेट का मतलब यहाँ पे किससे हो गया कि रिकॉम्बिनेशन और नॉन रिकॉम्बिनेशन, यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर जो है होस्ट सेल में इस चीज को फाइंड कर रहा है कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या नहीं है। अगर रिकॉम्बिनेंट है तो उसको सिलेक्ट आउट करेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो उसको एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो क्या होता है, प्रोसेसर बाय विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बैक्टीरियल होस्ट। जिस प्रोसेसर के थ्रू डीएनए को हम किसी बैक्टीरियल होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं वो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, जिनके अंदर हमने डीएनए को इंट्रोड्यूस करा दिया वो बन गए ट्रांसफॉर्मेंट, और जिनके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कराया वो बन गए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को मार्क कर सकते हैं। ठीक है। कुछ जीन्स होते हैं जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को कोड करते हैं, और वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो सकते हैं एम्फिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कैलामाइसिन। ठीक है, ये 4 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स दिखाए हुए हैं, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस और एम्फिसिलिन रेसिस्टेंस। तो ये इको आरआई के लिए हम बोल रहे हैं इस प्लाज्मिड में ये जीन्स मतलब कि ये वाला पोर्शन किसके लिए रेसिस्ट है, टेट्रासाइक्लिन के लिए, और ये वाला पोर्शन किसके लिए रेसिस्ट है, एम्फिसिलिन के लिए। तो अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करना है हमको, या जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का, उसमें हम 2 मेथड लेते हैं। ठीक है, 2 मेथड हम लेंगे। कौन से? एक तो लेते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक, और दूसरा मेथड लेते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, 2 मेथड हम लेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक। सिलेक्टेबल मार्कर मतलब ये हो गया कि 2 टाइप से वर्क कर रहा है। ठीक है, कौन कौन से 2 टाइप से वर्क कर रहा है? एक तो हो गया इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो अब हम यहाँ पे पहले ले रहे हैं इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक। अब सपोज करिए कि हमने जो है एक फॉरेन डीएनए लिया है जो हमने BAMH1 से लाइगेट करा है, मतलब उसको रिमूव करा है। देखिए मैं इसको फ्लो चार्ट से आपको समझा रही हूं। इनएक्टिवेशन एंटीबायोटिक के अंदर हमने एक फॉरेन डीएनए लिया, फॉरेन डीएनए लाइगेटेड बाय द BAMH1। ठीक है, BAMH1 से ले लिया हमने। अब क्या होगा कि अब ये हमको इसमें प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कराना है, क्योंकि अब हमें क्या बनाना है, रिकॉम्बिनेंट बनाना है। तो जो अब हम इसको किस में इंसर्ट करेंगे, पीबीआर में, है ना। अब पीबीआर में जब हम इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा जो फॉरेन डीएनए है, सपोज करो ये डीएनए था, है ना। इस डीएनए में से हमने इतना पोर्शन कट करवा लिया, किसके थ्रू, इस एंजाइम के थ्रू। अब जब ये कट हो गया तो अब हमारा किस में इंसर्ट होगा, इस पीबीआर के थ्रू। अब इस पीबीआर में BAMH1 की साइट कहाँ है, यहाँ पर, और इस साइट में ये किसके लिए रेसिस्ट है, टेट्रासाइक्लिन के लिए। तो जब ये हमने कट करके, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कट करके हमने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि इसकी जगह अब यहाँ पर क्या आना है, इसकी जगह यहाँ पर क्या आएगा, ये फॉरेन डीएनए आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, फॉरेन डीएनए, ये आ गया फॉरेन डीएनए। ठीक, तो फॉरेन डीएनए जो यहाँ पे जुड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो पहले से यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हट गया, रिमूव द टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन, ये रिमूव हो गए। अब क्या हुआ, ये तो बन गया क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब क्या होगा, इसमें जो है ओरिजिन ऑफ डीएनए स्टार्ट हो जाएगा। अब हमको सेपरेट करना है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है, अब हम इसकी जो ग्रोथ कराएंगे, हमने क्या करा, एक ट्रांसफॉर्मेंट लिया, एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। हमने एक मीडियम लिया है जिसमें कि क्या प्रेजेंट है, मीडियम विद एम्फिसिलिन। इसमें एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक प्रेजेंट है। तो एंटीबायोटिक का क्या काम क्या होता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना, है ना। तो अब इस एम्फिसिलिन में हमने क्या करा,
इसको भी इंसर्ट करा, और जो हमारे पास दूसरा डीएनए था जिसमें कि हमें फाइंड करना था कि वो रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है ना, तो उन दोनों को हमने इसमें मीडियम में ग्रो कराया। एक को हमने कराया एम्फिसिलीन वाले में और एक को कराया हमने टेट्रासाइक्लिन वाले में। तो अब इसी मतलब कि दो मीडियम ले लिया हमने, एक तो एम्फिसिलीन वाला ले लिया और एक मीडियम ले लिया किसका, टेट्रासाइक्लिन का। ठीक, टेट्रासाइक्लिन का ले लिया। अब इन दोनों में हमारे क्या हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है किसकी, दो है ना हमारे पास, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिकॉम्बिनेंट है या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो इसमें जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एम्फिसिलीन वाले मीडियम में क्या कर रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में क्या कर रहा है, ग्रोथ। क्यों कर रहा है, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले पोर्शन में से टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन्स रिमूव नहीं हुए हैं। ठीक है, वो जीन्स क्या नहीं हुए, रिमूव नहीं हुए, जिसकी वजह से ये वाला ये जो है इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस है, जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रोथ कर सकता है। तो इसलिए इसने क्या करा, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ने इस वाले मीडियम में ग्रोथ कर ली, किसमें, टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में। अब जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए था जो हमने ये फॉर्म करा है, तो इसके अंदर हमने क्या करा था, यहाँ से टेट्रासाइक्लिन तो रिमूव हो गया था, है ना, तो टेट्रासाइक्लिन के रिमूव होने से ये टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में क्या नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा, नॉट ग्रोथ। ठीक है, और एम्फिसिलीन वाले मीडियम में क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा। ठीक, क्या हुआ, हमने पहले फॉरेन डीएनए को BAM-H1 से कट करवा लिया, अब उसको हमने इस प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस करा, जिसकी वजह से यहाँ पे BAM-H1 के हटने से, सेगमेंट के हटने से टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन रिमूव हो गए। तो यानी कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है अब टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास रेसिस्टेंस जीन्स नहीं है। एम्फिसिलीन के रेसिस्टेंस जीन है उसके पास, तो जिसकी वजह से वो एम्फिसिलीन वाले मीडियम में उसने क्या करा, ग्रोथ कर लिया, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रोथ नहीं कर पाया, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन ने इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट थे उसके पास एम्फिसिलीन वाले जीन्स नहीं थे रेसिस्टेंस, और टेट्रासाइक्लिन वाले थे, तो जिसकी वजह से नॉन रिकॉम्बिनेंट टेट्रासाइक्लिन वाले में ग्रोथ कर गया और एम्फिसिलीन वाले में ग्रोथ नहीं करा। ठीक, तो इससे हमने क्या फाइंड कर लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए फाइंड हो गए। तो दूसरा मेथड हम यहाँ ले रहे हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में जो हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को फाइंड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, वो किसके बेस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर बाय द क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो है एक कलर प्रोड्यूस करता है, जिसके बेसिस पे हम किसको फाइंड कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। ठीक है, दो चीजों को हमें फाइंड करना है। अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, इसके अंदर हमने ऐसे एंजाइम की कोडिंग सीक्वेंस ली है, जो कौन से एंजाइम की कोडिंग सीक्वेंस ली है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, ये एंजाइम्स लिया है हमने, एंजाइम्स की कोडिंग ली है, एंजाइम कोड्स प्रेजेंट है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर। तो जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के कोड आ गए, तो ये एंजाइम को क्या कर देगा, इनएक्टिवेट, इनएक्टिवेट द एंजाइम। ठीक है, एंजाइम को क्या कर दिया इसने, इनएक्टिवेट। तो एंजाइम के इनएक्टिवेट होने से ये प्रोसेस कहलाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या कहलाता है ये, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। प्रोसेस क्या कहलाया है ये, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, अब क्या होगा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसके अंदर इस तरीके के कोई एंजाइम कोड्स नहीं है जो क्या करे, एंजाइम को इनएक्टिवेट कर दे। तो अब क्या होता है कि ये
जिसके अंदर ये एंजाइम कोड्स हैं जो एंजाइम को डीएक्टिवेट कर रहा है, तो ये अगर हम इसको ग्रो कराते हैं क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में, तो क्या करेगा, ये ब्लू कलर नहीं देगा। जो बैक्टीरियल कॉलोनी है, अगर हम इसे प्लाज्मिड में इंसर्ट कराएं, है ना, ये बैक्टीरियल कॉलोनी को किस में इंसर्ट करा रहे हैं हम, प्लाज्मिड में, है ना। तो ये प्लाज्मिड में क्या करेगा, कोई ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, क्या नहीं करेगा, ये नो ब्लू कलर। क्यों नहीं कर रहा है ब्लू कलर, क्योंकि इसकी वजह से, इन एंजाइम की वजह से जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो इनएक्टिवेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये क्या नहीं दे रहा, ब्लू कलर नहीं दे रहा। तो इसकी वजह से, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है। अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो ये, अगर हम इसको ये क्या करेगा, ब्लू कलर शो करेगा, ये क्या कर रहा है, ब्लू कलर शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। आया आप समझ में। तो इसमें क्या हो रहा है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बेसिस पे जो हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को फाइंड कर रहे हैं, वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के कलर के बेसिस पे, ठीक। तो हमने क्या करा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर जो हमने मतलब बना रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसके अंदर हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज के एंजाइम्स कोड लिए, जिसकी वजह से एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो गया। एंजाइम्स के इनएक्टिवेट होने से जब हमने बैक्टीरियल कॉलोनी को प्लाज्मिड में इंसर्ट करा और उसने जब ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं करा, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हुआ। अगर वो ब्लू कलर शो कर देता है तो इसका मतलब कैसा हुआ, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टर्स थे प्लाज्मिड के। तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स में कई डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स हैं जिनको की जीन्स को क्लोन करने के लिए, जीन को ट्रांसफर करने के लिए यूज करा जाता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन वेक्टर जो यूज करा जाता है, प्लाज्मिड जो यूज करा जाता है, वो है टाई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। टी मतलब ट्यूमर, आई मतलब इंड्यूसिंग, तो इसका मतलब हुआ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। ये एक सोर्स है, बैक्टीरिया से बनता है। बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ये एक पैथोजन है जो प्लांट्स के अंदर ट्यूमर को इंड्यूस करता है। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में यूज होते हैं मेनली प्लाज्मिड, जो डीएनए को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, तो प्लांट में जाकर ये वहां पर ट्यूमर को इंड्यूस करता है, और इसको इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, नेचुरल, व्हाट इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्या है, तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन है, टाई प्लाज्मिड में। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस के बेसिस पे ये एक डीएनए को, पैथोजन को क्या कर रहा है, डीएनए के सेगमेंट को एक दूसरे होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि ये ट्यूमर को फॉर्म कर देता है, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसको नॉन पैथोजेनिक बनाकर इसको मोस्ट कॉमनली वेक्टर यूज करा, मोस्ट कॉमनली प्लाज्मिड बनाया, जिसके बेसिस पे ये इजीली क्या करता है, प्लांट्स के अंदर फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो क्या होता है इसमें कि पैथोजेनिक है, ये जो डीएनए होते हैं, ठीक है, वो डीएनए क्या कर रहा है, ये लेकर जा रहा है किसके अंदर, होस्ट के अंदर, है ना। डीएनए को किसके अंदर लेके जाएगा, होस्ट के अंदर। और होस्ट के अंदर जब इसकी प्रॉपर्टी है ट्यूमर को इंड्यूस करना, तो ये क्या कर देता है, वहां पे ट्यूमर को इंड्यूस कर देता है। लेकिन इस पैथोजेनिक एक्टिविटी को उन्होंने, साइंटिस्ट ने नॉन पैथोजेनिक में कन्वर्ट करा और सिर्फ इसका यूज किस में करा, डीएनए को ट्रांसफर करने में। तो इसलिए इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं, क्योंकि नेचुरली प्रोसेस के थ्रू ये एक डीएनए को, फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। वो भी होस्ट कैसे, हायर प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। दूसरा मोस्ट कॉमन जो वेक्टर यूज होता है, वो यूज होते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस कौन से वायरस होते हैं, जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। तो ये रेट्रोवायरस भी बहुत कॉमनली जो है एज ए प्लाज्मिड, एज ए वेक्टर यूज होते हैं।
तो यहाँ पे ये प्लाज्मिड कंप्लीट होता है। तो आप लोग प्लीज वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए आपको अगर पसंद आती है तो। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर न्यू टॉपिक के साथ आपके पास आती हूँ। थैंक यू।